नमस्कार बच्चों, 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज हमारा जो लेसन है सामाजिक का वो है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। हमारे 4 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं और 4 पाठ कंप्लीट होने के बाद हम आज 5वां पाठ कर रहे हैं और 5वां पाठ हमारा है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, मुद्रण जो हमारी टाइपिंग है, किताबें हम जो आज पढ़ रहे हैं, इन किताबों पर जो अक्षर लिखे गए हैं वो सारे मुद्रण की ही देन है। वो मुद्रण संस्कृति किस प्रकार से फैली, कहाँ फैली और फिर इस आधुनिक दुनिया का विकास किस प्रकार से हुआ, ये चीज़ें हम आज देखेंगे। तो किस प्रकार से जो मुद्रण संस्कृति है वो भारत में आई, कहाँ से शुरू हुई, इन सारी चीज़ों को हम आज इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहले अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिएगा और किताबें निकाल करके अपना अपना जो पाठ है वो पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से। उसके बाद हम पाठ की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो करेंगे। तो पाठ हमारा है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो इसकी कुछ बातें हम आज करेंगे, महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसका पहला टॉपिक हमारा रहेगा शुरुआती छपी किताबें। शुरुआती छपी किताबें, तो मुद्रण संस्कृति जो हमारा पाठ है ये शुरुआती छपी किताबें, शुरुआत में कहाँ किताबें छपी, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरुआती छपी किताबें देखिएगा, तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान, कोरिया में विकसित हुई। देख, पहली जो तकनीक थी मुद्रण की, जो किताबें छपने की, वो कहाँ शुरू हुई थी? सबसे पहले आई चीन के अंदर, चीन से जापान और फिर कोरिया। इन देशों में जो छपने की तकनीक थी, छपाई की जो तकनीक थी, वो शुरुआत हुई थी। और यह छपाई पहले किससे होती थी? हाथ से होती थी। जो छपाई का जो काम था वो हाथ के द्वारा किया जाता था। और लगभग 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़ कर किताबें छापी जाती थी। तो 594 ईस्वी पहले की बात कर रहे हैं हम। तो चीन के अंदर ब्लॉक मिले हैं काठ के कुछ ऐसे टुकड़े मिले हैं। उन टुकड़ों से और तख्ती पर उस कागज़ रख करके उस टुकड़े के ठप्पा लगाया जाता था, उस पर रगड़ा जाता था और वही अक्षर हैं वो उसके ऊपर अंकित हो जाते थे। और इसी प्रकार से किताबों की छपाई है वो की जाती थी। तो सबसे पहले जो शुरुआती की जो किताबें हैं वो चीन, जापान, कोरिया में विकसित हुई और यह छपाई होती थी, हाथों से होती थी। और सबसे पहले चीन के अंदर ये छपाई का जो कार्य था वो शुरू हुआ था। और चीन के अंदर स्याही लगे काठ के ब्लॉक और तख्ती है वो कागज़ पर रगड़ करके छपाई का कार्य है वो किया जाता था। दूसरा टॉपिक जापान में मुद्रण। अब चीन की बात, जापान की बात करेंगे। जापान के अंदर ये मुद्रण संस्कृति थी, मुद्रण का जो तरीका था वो कैसे आया? चीनी बौद्ध प्रचारक। अब चीन के जो बौद्ध प्रचारक थे, बुद्ध धर्म के जो प्रचारक थे, प्रसार करने वाले जो बौद्धिस्ट थे, उनने 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। वो चीन के जो बौद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म के प्रसार करने वाले जो बौद्धिस्ट थे, बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो जापान गए। जो चीन के थे और चीन के जापान चले गए और जापान में भी इन्होंने जो टेक्निक छपाई का कार्य था वो अब जारी रखा, क्योंकि वो जानते थे छपाई का कार्य, कि अपनी किताबें लिखते थे, बुद्ध धर्म के जो नियम थे, कायदे कानून थे वो लिखते थे। तो जापान की सबसे पुरानी जो पुस्तक है वो डायमंड सूत्र है। कौन सी है? डायमंड सूत्र। और ये छपी थी 868 में। कब छपी थी ये? 868 में छपी थी, इसी तकनीक के माध्यम से। जो तकनीक जो चीनी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे वो जापान गए थे तकनीक को लेकर के, और इसी तकनीक से 868 ईस्वी में जापान की एक सबसे पुरानी जो पुस्तक है डायमंड सूत्र वो छापी गई थी। 1 नंबर में प्रश्न पूछ लेते हैं इसको, फिर डायमंड सूत्र पुस्तक है
वो कब छपी थी? 868 में। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो डायमंड सूत्र। जापान के अंदर छपाई की तकनीक कौन लेकर आए थे? चीनी बौद्ध धर्म के प्रचारक लेकर आए थे। ये 2-3 प्रकार से पूछ सकते हैं। शुरुआत में जो छपाई की जो तकनीकी थी वो कहाँ आई? चीन के अंदर आई। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, मुद्रण में, यूरोप में मुद्रण का आना। अब यूरोप के अंदर मुद्रण का आना, एशिया में चीन है हमारा, एशिया के अंदर है। अब ये एशिया से चीन के यूरोप के अंदर जाएगा मुद्रण का आना। तो 1295 ईस्वी में मार्को पोलो चीन से छपाई की जो ज्ञान था वो लेकर आया था। जो मार्को पोलो था वो यूरोपीय था और चीन गया था ये, और चीन से 1295 में वापस गया। तो ये भी अपने साथ जो छपने की जो तकनीकी थी वो लेकर के चला गया था। इससे पहले इतावली किताबें छपने लगी और इसके बाद यह तकनीक सारे यूरोप में फैल गई। ये जो मार्को पोलो था इसने अपनी इतावली में किताबें छापनी आरंभ कर दी और ये तकनीक धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई थी। तो यूरोप में इस मुद्रण जो तकनीक थी इसको कौन लेके गया था? मार्को पोलो, जो चीन से इसका ज्ञान प्राप्त करके 1295 ईस्वी में यूरोपीय महाद्वीप में गया था। अगला है गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग क्या चीज़ है? प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का एक यंत्र बनाया। पहले तो वही काठ की पट्टियों से प्रिंटिंग जो मुद्रण है वो किया जाता था, लिखाई का कार्य है वो किया जाता था। लेकिन 1448 ईस्वी में जो गुटेनबर्ग है इसने क्या किया? एक प्रिंटिंग प्रेस तैयार कर दी। हाथ से छपने की जो तकनीक थी उससे आधारित उन्होंने क्या किया? एक प्रिंटिंग प्रेस यंत्र बनाया और उस यंत्र से इन्होंने सबसे पहली जो किताब लिखी वो लिखी थी बाइबल। कौन सी लिखी थी? बाइबल। जो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल, वो लिखी थी, वो छापी गई इस किताब पहले इसी यंत्र से। और 1450 से 1550 के बीच, 100 सालों के बीच यूरोप के लगभग सारे देशों में ये छापक आने लगने लगे थे। अभी 100 सालों के बीच में यूरोप के लगभग जो पूरे जितने भी देश थे यूरोपीय महाद्वीप के, उनमें ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो धीरे धीरे विकसित होने लगी थी। अगला टॉपिक रहेगा हमारा मुद्रण संस्कृति। इसमें पूछ लेते हैं जो गुटेनबर्ग था, गुटेनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित की थी? 1448 ईस्वी में। गुटेनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस से पहली किताब कौन सी लिखी? बाइबल लिखी थी। ये 2-3 प्रश्न बनते हैं इससे। अगला है मुद्रण क्रांति। अब मुद्रण क्रांति का मतलब क्या है? छापेखाने के आने से नया पाठक वर्ग पैदा हो गया था। छापेखाने पहले जो किताब काठ के पट्टियों जो काठ के ब्लॉक होते थे, तख्तियाँ होती थी, उन पर रगड़ करके कागज़ पर छापाखाना के माध्यम से लिखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो प्रिंटिंग प्रेस है उनका विकास होने लगा और ज़्यादा टेक्निक आने लगी और छापेखाने के आने से क्या हो गया? अभी पाठक वर्ग पैदा हो गया। अब किताबें ज़्यादा छपेंगी तो पढ़ने वाले भी ज़्यादा होंगे और किताबों तक पहुँच। अब पहले जो किताबें बहुत कम छपती थी वो किताबें अब बहुत ज़्यादा छपने लगी और पढ़ने वाले जो लोग थे उनके पास किताबें आ गई थी, वो किताबों को पढ़ सकते थे, उनको किताबें मिल सकती थी। इसी नई संस्कृति विकसित हुई और इसे एक पाठक वर्ग की एक नई संस्कृति, लोग पढ़ने वाले थे उनकी संख्या में भारी इजाफा हुआ था। ये था मुद्रण क्रांति। चारों तरफ मुद्रण क्रांति की हो गई कि इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर इतनी ज़्यादा किताबें आ गई कि जो पाठक वर्ग था उनको आसानी से किताबें मिलने लगी थी। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर, ये भी किताब में आपने ये धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। इस छापेखाने से व्यापक प्रचार प्रसार और वाद विवाद के द्वार खुले। अब ये जो छापाखाने खुल गए और छापेखाने के खुलने से क्या हुआ? प्रचार प्रसार भी, अपने अपनी बातों का प्रचार प्रसार लोग करने लगे और उनके आपस में वाद विवाद भी होने लगे। अब आपस में वाद विवाद होने लगा, प्रचार प्रसार होने लगा।
सॉरी, यहाँ पर धूल ज़्यादा थी, बाहर धूल हो गई, धूल के कारण थोड़ी ही गले में खराश हो पैदा हो गई। तो कहाँ थे हम? मुद्रण क्रांति, छापेखाने में किताबें तो हो गई हमारी। अब मुद्रण क्रांति आने के बाद क्या हुआ? जगह जगह प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हो गई। जगह जगह प्रिंटिंग प्रेस स्थापित होने से क्या हुआ? लोगों में वाद विवाद का द्वार खुल गए। वे लोग अपने अपनी बातों को रखने के लिए, अपने अपने विचारों को रखने के लिए एक दूसरे से बहस करने लगे। अब जो धर्म सुधारक थे, एक मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करने लगी। भी उस वहाँ का जो कैथोलिक चर्च थी, उनकी जो बुराइयाँ थी उनकी आलोचना करते, उनकी बुराइयाँ करते थे। भी इन चर्चों में, इसकी चर्च है, इसके अंदर जो पादरी है, पोप है, वो उसके अंदर अनेकों बुराइयां हैं, और जो बुराइयां हैं उन बुराइयों की उन्होंने आलोचना की। और आलोचना के लिए उन्होंने क्या लिखा? 95 स्थापनाएँ लिखी। उन्होंने 95 स्थापनाएँ लिख दी, 95 नोट बना दी नए अलग अलग से कि ये इसके अंदर कुरीतियाँ हैं, ये इसके अंदर बुराइयाँ हैं। और उन्होंने क्या किया? एक नए धर्म का आरंभ किया था, वो था प्रोटोस्टेट धर्म सुधार का आरंभ उन्होंने कर दिया था। मार्टिन लूथर ने नए धर्म सुधार का आंदोलन किया था कि वो क्या था? प्रोटोस्टेट था। और उन्होंने कैथोलिक धर्म की जो कुरीतियाँ थी उसका प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा मुद्रण क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। मुद्रण क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति में देखिएगा, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की थी। अब मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए क्या किया? अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर दी। अब लोग पहले तो पढ़े लिखे थे, लेकिन पढ़ने की उनको जानकारियाँ उनको मिल नहीं पा रहे थे अच्छी प्रकार से। उनको सरकार क्या कर रही है, यहाँ के राजा है वो क्या कर रहा है, तानाशाह है कि नहीं है, ये अच्छी प्रकार की जानकारी उनको नहीं मिल पा रही थी। अब मुद्रण संस्कृति ने क्या किया? लोगों तक वो सारी बातें पहुँचानी आरंभ कर दी कि हमारे देश में ये घटित हो रहा है। समय समय की जो चीज़ें थी उन तक लोगों तक पहुँचने लगी मुद्रण की संस्कृति के, मुद्रण के माध्यम से, किताबों के माध्यम से। और 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग गया था। 1780 तक राजशाही में जो कमियाँ थी, उनकी नैतिकता थी, उनके जो कार्य थे, उनका मजाक उड़ाने वाले अनेकों साहित्य, अनेकों किताबें वो छपने लगी। और छपाई के बाद वाद विवाद है वो उत्साहित किया। भाई आपस में मजाक करने लगे, आपस में वाद विवाद है वो भी उनमें बढ़ने लगा। और 19वीं सदी के अंत तक से प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। जो 19वीं सदी में प्राथमिक शिक्षा हमारी होती है उसको अनिवार्य कर दिया गया था। इससे पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन बढ़ा और पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन बढ़ गया। और 17वीं सदी से ही किराए पर किताबें लेने वाले पुस्तकालय का अस्तित्व में आ गए थे। 17वीं सदी से ही किराए पर किताबें देने वाले जो पुस्तकालय थे, लाइब्रेरी थी, वो भी अस्तित्व में आ गई थी। लोगों ने किताबों का संग्रह किया, फिर उन किताबों को क्या किया? उन्होंने किराए पर देने लगे। घंटे के हिसाब से, 2 घंटे के दिन के हिसाब से वो उन किताबों को किराए पर देते थे। तो अगला टॉपिक हमारा है नई तकनीकी परिष्कार। तो 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगी थी। अब 18वीं सदी के अंत में प्रेस क्या हुआ? धातु से बनने लगी थी, धातु से बनने लगे प्रेस। अब धातु की जो प्लेटें थी, प्लेटों के माध्यम से है वो प्रेस का कार्य होने लगा था। और पूरी 19वीं सदी के दौरान छापेखानी की तकनीक में लगातार सुधार भी हुए। और पूरी 19वीं सदी के दौरान छापेखानी जो तकनीकी थी, पहले तो गुटेनबर्ग ने बनाई थी जो तकनीकी, और धीरे धीरे उसमें क्या होने लगा? सुधार भी होने लगा। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का मुद्रण संसार। भारत में किस प्रकार से जो मुद्रण संस्कृति थी, जो मुद्रण था, छापेखाने थे, वो कहाँ किस प्रकार से स्थापित हुए? भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न भाषाओं की जो पांडुलिपियाँ थी, पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? हाथ से लिखी हुई जो
स्थापनाएँ होती हैं उनको बोलते हैं पांडुलिपियाँ। ये हाथ से 2 चीज़ें लिख करके उनका संग्रह किया जाए, उनको पांडुलिपियाँ होती हैं। तो भारत के अंदर संस्कृत, अरबी, फारसी की विभिन्न क्षेत्रीय जो भाषाएँ थी और भी अनेकों भाषाएँ थी भारत के अंदर, उनकी जो हाथ से लिखी हुई जो पांडुलिपियाँ थी वो आज भी वो बहुत पुरानी है, वो समृद्धि और परंपरा थी। तो भारत में सब प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लेकर आए थे। वो पुर्तगाली थे, वो 1600 ईस्वी में भारत में आए और अपने धर्म प्रचारक के साथ साथ के लेके आए थे। वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस भी लेकर आए थे और उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर अपनी प्रेस स्थापित की और अपने धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म के जो आधारित जो पुस्तक थी वो छापनी शुरू की और लोगों में यहाँ पर पहुँचानी शुरू की थी। इसलिए भारत में अभी मुद्रण संस्कृति का प्रचार है वो होने लगा था। अगला है धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशित किया। राजा राम मोहन राय ने 1821 में क्या किया? संवाद कौमुदी एक उपन्यास लिखा उन्होंने, वो प्रकाशित किया। और रामचरितमानस का पहला मुद्रण संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। तो धार्मिक सुधार के जो उस समय के महान सुधारक थे, उन्होंने भी मुद्रण का सहारा लेकर के समाज में जो कुरीतियाँ फैली थी, जो बुराइयाँ फैली थी, जो देश के अंदर समस्याएं थी, उन समस्याओं को सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। जैसे राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी लिखी और रामचरितमानस का पहला जो मुद्रण संस्करण था वो भी प्रकाशित किया गया 1810 ईस्वी में। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। संवाद कौमुदी किसने प्रकाशित किया, किसका उपन्यास है? राजा राम मोहन राय का। कब प्रकाशित किया गया? ये 1821 में। रामचरितमानस का पहला जो मुद्रण संस्करण था वो 1810 में प्रकाशित किया गया था। तो प्रकाशन के नए रूप, अब नए रूप देखिएगा, छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जगी। अब छापे खाने नए तरह के लेखन से नई टेक्निक लेने के लिए, और 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणियाँ करते हुए कैरियर और कार्टून छपने लग गए थे। अब छापे खाने से पहले लिखते थे और नया करने का उनका विचार बना और 1870 ईस्वी तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक और राजनीतिक, समाज के अंदर जो बुराइयाँ हैं उनकी और राजनीतिक दृष्टियों से वो ध्यान में देखते हुए उन पर टिप्पणियाँ करते हुए कैरिकेयर और कार्टून छपने लगे। भी आप आज भी देखते हैं अखबारों के अंदर जो कार्टून आते हैं, पत्रिकाओं के अंदर जो कार्टून आते हैं, उन कैरिकेयर और कार्टूनों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है प्रिंट पर प्रतिबंध। अब प्रतिबंध भी लगाया गया। किस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया देखिएगा। 1820 के दशक तक प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण करने वाले कुछ कानून पास किए गए। 1820 के दशक में प्रेस की जो स्वतंत्रता थी, लिखने वाले कुछ भी लिख के कुछ भी अनाप शनाप लिख करके पब्लिक में पेश करें, लेकिन उस पर क्या किया गया? नियंत्रण लिखा। और 1873 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिखा। अब ये भारत की बात कर रहे हैं हम भी। भारत के अंदर प्रिंट पर प्रतिबंध लगाया गया था भी। भारत के जो लोग थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अंग्रेज़ों की बुराइयां करते थे अपने लेख, पत्र पत्रिकाओं, अखबार के माध्यम से लोगों तक अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थीं उन नीतियों को पहुँचाते थे। और इन नीतियों का विरोध और उन नीतियों को कम करने के लिए, बुराइयों को रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? अगर कोई भी प्रेस, कोई भी अखबार, कोई भी पत्र पत्रिका, कोई संपादक अगर अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखता है तो उसका जो प्रेस है वो बंद कर दी जाएगी। उसका अखबार, पत्र पत्रिका जो भी है वो बंद कर दिया जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में लेख लिखने पर कैद भी कर दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक उन्होंने अपना केसरी अखबार निकाला था और उस पर लेख लिखा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो उस पर उसने उस आधार पर उस पर केस भी चलाया गया था और उसको कैद भी कर लिया गया था। तो ये हमारा था लेसन नंबर 4। तो लेसन नंबर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया तो कंप्लीट हो गया है। पाठ की महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ ली हैं। तो आपसे आशा करता हूं कि आप अपनी किताब जो एनसीईआरटी की जो बुकें हैं वो पढ़ेंगे
और एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ करके ही जो हमारा लेसन है उसको कवर करेंगे। ज़रूरी है एनसीईआरटी की जो किताब है वो पढ़ना, कि पूरा लेसन पढ़ना, उसके बाद इस पाठ की जो महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई हैं उनके विषय में समझना, और फिर हम इसका अगला जो अभ्यास है, छोटे क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।